तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है तो मैं आज आपके सामने बुद्धि का दूसरा वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का तीसरा यूनिट चल रहा है दोस्तों, व्यक्तित्व भिन्नता और व्यक्तित्व, और तीसरा उसके अंदर पॉइंट है बुद्धि। तो आज अपने बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, उसका अर्थ और परिभाषाएं हमने कर ली। आज अपने करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? बुद्धि के सिद्धांत। तो एक तो मैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनसे क्षमा चाहूँगा कि मेरे कारण आप डिस्टर्ब हुए। टाइफाइड हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब लगातार कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो प्रतिदिन प्रदान करूँ। दोस्तों, आपने कोरोना काल के दौरान इस खाली समय का आपने बहुत अच्छा सदुपयोग किया होगा, और जो ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी फिर तैयारी करेंगे, तो गलत सोच रहे हैं। जीवन में याद रखिए, आराम आराम है। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शिकार उसकी झोंपड़ी के, उसकी जो गुफा होती है, उसकी मांद होती है, उसमें चल के नहीं आता, उसे भी शिकार करना पड़ता है। इसीलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। मेहनत करनी पड़ती है, और जो इंसान मेहनत करता है और समय का सही सदुपयोग करता है, वो विजेता बनता है। चींटी बार बार प्रयास करके और दीवारों पर चढ़ जाती है। उसी प्रकार जो इंसान इस खाली समय का, भले ही उसके पास में IQ लेवल कम है, लेकिन लगातार मेहनत करता है, वो हमेशा होशियार विद्यार्थी से आगे निकल जाता है। इसीलिए करत करत अभ्यास के जड़मती हो, सुजान रसरियावत जाते सिल पे पड़त निशान। तो बिना समय गवाए हुए आज बुद्धि का सिद्धांत शुरू करते हैं दोस्तों। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए सिद्धांत होते हैं, और साइकोलॉजी में प्रत्येक टॉपिक के अंदर आपको सिद्धांत मिलेंगे। सिद्धांत का मतलब आप जानते ही हो, किसी भी कार्य करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। स्कूल में पढ़ने के भी रूल होते हैं, घर में रहने के लिए भी रूल होते हैं, और उसी को सिद्धांत कहते हैं। तो बुद्धि के रूल, इनमें सबसे जो पहला रूल है वो कौन सा है? एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत, या बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। दोस्तों, 1905 ईस्वी के अंदर फ्रांस के एक विद्वान थे अल्फ्रेड बिने, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। ये सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है बुद्धि का। इन्होंने क्या कहा? इनका हालांकि सहयोगी स्टर्न थे, लेकिन बुद्धि का ये सिद्धांत देने वाले कौन थे? बिने थे। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के विद्वान थे, और सहयोगी के रूप में एक स्टर्न नामक विद्वान थे। तो इसके बारे में बताता हूं। इन्होंने कहा बुद्धि एक ही तत्व होता है, बुद्धि में एक ही तत्व होता है, एक ही खंड होता है। बुद्धि कभी भी विभाजित नहीं हो सकती, और वो इकट्ठा ही फैसला लेती है, एक ही दिशा के अंदर फैसला लेती है। प्रत्येक आदमी के अंदर एक ही बुद्धि होती है, यानी कि उसमें एक ही तत्व मौजूद होता है, उसका खंड नहीं हो सकता। जिस प्रकार परमाणु अविभाज्य है, उसी प्रकार जो बुद्धि अविभाज्य है, और सभी में बुद्धि समान पाई जाती है। ये कहा गया, और किसने कहा? बिने ने कहा। दोस्तों, तो पहले जो इसके आंकड़े हैं उन पर अपने गौर कर लेते हैं। मैंने लिख दिए हैं ताकि आपके समय बर्बाद ना हो। वो बताने के बाद में इसके ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे कि बुद्धि का ये सिद्धांत कहां तक सही है और कहां पर गलत है। इस पर विस्तार पूर्वक अपने बात करेंगे। तो चलते हैं बुद्धि के इस सिद्धांत के ऊपर। तो बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे आज। बुद्धि का इस सिद्धांत का नाम है एक कारक, यानी कि एक खंड सिद्धांत। क्या कहते हैं? एक खंड सिद्धांत। इसे एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं, एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। और जॉनसन नामक विद्वान थे एक, इन्होंने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा। क्या कहा? जॉनसन नामक विद्वान, जिन्होंने निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। क्यों कहा दोस्तों निरंकुशवादी सिद्धांत? क्योंकि हमारे बुद्धि के अंदर यदि एक ही तत्व, उसका खंड नहीं हो सकता, तो निरंकुशवादी कैसे हो गया? वो जो भी फैसला लेगी तो पीछे तो हटेगा नहीं, भी एक ही खंड है, सोचने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। पैरेलल में कुछ घर के अंदर हस्बैंड वाइफ दो होते हैं, ठीक है, और घर में जो फैसले लिए जाते हैं, मान लो बुरा फैसला पति ने ले लिया, तो पत्नी उसको पलट देती है कि नहीं ये गलत है, हम सही करेंगे, सही कार्य। यदि वो गलत कर रही है तो बच्चे तीसरा फैसला ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर तो कोई दूसरा फैसला लेने वाला है नहीं। बुद्धि ने जो भी फैसला ले लिया वो सही है, यानी कि एक ही खंड है, उसका अच्छा फैसला हो बुरा फैसला हो वो सही है, अटल है। तो वो जो भी काम करेगा या तो सही करेगा या वो गलत करेगा। तो निरंकुशवादी हो गया ना। जॉनसन ने ये कहा है कि ये बुद्धि का सिद्धांत एक बिगड़ेल बेटे के समान है। कैसे है? बिगड़ेल बेटे के समान है।
मान लो किसी माँ के एक ही बेटा है, माँ बाप के एक ही बेटा है और वो बड़ा लाडेसर है, यानी कि उनके दिल का अजीज है, वैसे सभी बेटे अजीज होते हैं, लेकिन वो जो भी फैसले ले रहा है घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो फ्रिज तोड़ दिया और माँ ने कहा भाई फ्रिज तोड़ दिया आज बेटे ने, तो बेटे बाप ने कहा कोई बात नहीं, एक ही तो बेटा है, तोड़ दिया तोड़ दिया। दूसरे दिन उसने घड़ा फोड़ दिया, तीसरे दिन उसने कुछ और चीज तोड़ दी ना, एक ही बेटा जी, एक ही बेटा है, और एक दिन अपनी माँ के लठ मार दिया और सिर फोड़ दिया, है ना। तो बाप ने कहा कोई नहीं, एक ही बेटा है। बोला कि ऐसा कभी भी नहीं होता है, आपने तो उस बिगड़ेल बेटे के समान इस बुद्धि को मान लिया, किसी ने जो भी फैसले लिए वो सही है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक खंड का मतलब ये है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो, जिस क्षेत्र में जा रहे हो, वो सारा काम आप जानते हो। मान लो कि आप बहुत अच्छे पायलट भी हो सकते हो, बहुत अच्छे इंजीनियर भी हो सकते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हो, क्योंकि बुद्धि का एक ही खंड है, जिस दिशा में जाएगा वो काम में आप फतेह हासिल करोगे, सफलता हासिल करोगे, जबकि ऐसा नहीं होता। एक अच्छा घर चलाने वाला व्यक्ति अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर जरूरी नहीं है कि वो अच्छा पायलट हो, जरूरी नहीं है कि अच्छा पायलट अच्छा गृहस्थ चलाने वाला व्यक्ति हो। ये कभी जरूरी नहीं होता कि एक आदमी के अंदर दो प्रकार के गुण बराबर हो, ये कभी भी जरूरी नहीं होता। एक व्यक्ति लगभग एक कार्य के अंदर पारंगत देखा जाता है अधिकतर। तो यहां पर दूसरी धारणा भी इसकी गलत हो गई विनय साहब की। तीसरी बात, इन्होंने ये कहा पूर्व में जाएगा तो वैसा ही काम करेगा, पश्चिम में जाएगा तो भी वो वैसा ही काम करेगा। इंग्लैंड में कोई भी आदमी है उसमें भी उतनी बुद्धि होगी जितना भारत में व्यक्ति होगा उतनी ऑस्ट्रेलिया वाले के अंदर बुद्धि होगी। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि सभी लोगों के अंदर बुद्धि का लेवल एक समान हो, क्योंकि एक खंड है, बुद्धि का विभाजन नहीं हो सकता और उसके फैसले अटल होते हैं और उसके बाद में उसके द्वारा लिए गए फैसले सत्य, सही और अनुपम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और वो कोई भी कार्य को बहुत जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि जब एक ही तत्व है तो उसकी जिस दिशा में जाएगा उसमें पूरी तरह से विपक्ष के अंदर तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया तो होएगी नहीं, क्योंकि तत्व उसका खंड नहीं हो सकता, इसीलिए वो श्रेष्ठ होगा। इसीलिए माना जाता है कि ये तानाशाही सिद्धांत है, जॉनसन ने ये कहा है। ये प्राचीन बुद्धि का सिद्धांत 1905 के अंदर दिया था, किसने? बिने ने। इसका प्रतिपादन 1905 में फ्रांसीसी विद्वान अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, यानी कि इसका विभाजन है नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, कौन सा? बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, जो सबसे पुराना सिद्धांत है, ये आपके समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में इसका दूसरा सिद्धांत जो है वो लेके आ रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, अब अपने बात करते हैं बुद्धि का जो दूसरा सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत। कौन सा? द्विकारक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। यह सिद्धांत इंग्लैंड के विद्वान थे स्पीयरमैन, उन्होंने 1904 में दिया। कब दिया? 1904 में। इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में दो तत्व होते हैं दोस्तों, एक तो सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य को इन्होंने जनरल फैक्टर कहा, और दूसरा जो विशेष है उसको स्पेशल फैक्टर कहा। कौन सा? स्पेशल फैक्टर कहा। तो जी और एस, ये दो तत्व होते हैं। जो जी तत्व होता है, यानी कि जी जनरल सामान्य, ये जन्मजात होता है बुद्धि के अंदर, और दूसरा जो एस है वो वातावरण के साथ अभिक्रिया करके अर्जित किया जाता है। दूसरे वाला जो है वो अर्जित किया जाता है। तो आपको इस पर अपने एनालिसिस करेंगे। 1904 के अंदर दिया ये सिद्धांत स्पीयरमैन ने। हालांकि सिद्धांत की आलोचना भी हुई, जिस प्रकार एक खंड सिद्धांत की आलोचना हुई उसको सिरे से निकाल दिया, उसी प्रकार इसकी भी आलोचना हुई, क्योंकि सिद्धांत बुद्धि के ये लगभग पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। सामान्य फैक्टर, इन्होंने कहा कि व्यक्ति होता है उसके अंदर कुछ ज्ञान, कुछ बुद्धि ऐसे होते हैं जो जन्मजात आते हैं। किससे आते हैं? अपने पेरेंट्स से आते हैं, अनुवांशिक गुण आते हैं। अब सामान्य से मतलब समझिए आप क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, है ना, ये सामान्य बात है। प्रत्येक आदमी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होता है, वो हिंदी के अंदर गणित को भी पढ़ सकता है ना, सामान्य आंकड़ों का, सामान्य गणित का ज्ञान, सामान्य विज्ञान का, जीके का ज्ञान, ये सामान्य है। सभी लोग रोटी खाते हैं, ज्ञान होता है। कोई मछली खाता है, कोई मुर्गे खाता है, कोई शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन खाने का ज्ञान है, तो ये सामान्य है। पीने का ज्ञान, सोने का ज्ञान, फ्रेश होने का ज्ञान, कपड़े पहनने का ज्ञान सामान्य है।
और इन्होंने कहा जितना ज़्यादा सामान्य ज्ञान होगा, जितना अधिक व्यक्ति के अंदर सामान्य फैक्टर अधिक होगा, उसके अंदर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की जो बुद्धि है वो उतनी ही अधिक होगी। जिस आदमी के अंदर सामान्य बुद्धि, जी फैक्टर अधिक होगा जिसके अंदर, तो जी फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस सिद्धांत को जी फैक्टर सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जी फैक्टर। तो बात समझ में आई? सामान्य बुद्धि ये जन्मजात होती है, अपने पेरेंट्स से आती है। स्पीयरमैन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद के अंदर जिसके अंदर जी फैक्टर अधिक होगा वो व्यक्ति इतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा जिसको, क्योंकि प्रत्येक आदमी को सामान्य ज्ञान होता है। प्रत्येक आदमी को यह पता है कि जब सिर दर्द होगा तो पैरासीटामोल ले लो भाई। प्रत्येक आदमी को यह भी पता होता है कि भाई ये इसके दर्द हो रहा है तो ये काम कर लो। सामान्य सा डॉक्टरी का उसको ज्ञान होता है, सामान्य ड्राइवरी का ज्ञान होता है, सामान्य उसको पढ़ाई का ज्ञान होता है, सामान्य उसको लिखाई का ज्ञान होता है, सामान्य पेंटिंग ज्ञान होता है, सामान्य उसको डांस का ज्ञान होता है, सामान्य उसको रोटी बनाने का ज्ञान होता है। घर के अंदर पुरुष जो होते हैं वो रोटी बहुत कम बनाते हैं, लेकिन सामान्य तो उनको पता होता है भी पेट भरने के लिए वो अपना जुगाड़ कर सकते हैं। मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, जुगाड़ भी कर सकते हैं। मिस्त्री नहीं होते लेकिन रास्ते में बंद हो जाता है फिर भी वो धक्का पेल कर लेते हैं। ये सामान्य गुण होते हैं। दूसरा होता है विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण वातावरण के साथ अभिक्रिया करके अर्जित किया जाता है। जैसे डॉक्टर पेट का ऑपरेशन करते हैं, प्रत्येक आदमी पेट का, मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो और मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं मेरे दोस्तों को यार पेट में दर्द हो रहा है और वो आ जाए अपने चाकू चूकू लेके, तो क्या मैं उनसे ऑपरेशन करवा सकता हूँ? मैं छिप जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। लेकिन एक डॉक्टर जिसको मैं जानता नहीं, उसके सामने जाके लेट जाता हूँ और उसको कहता हूँ पेट का ऑपरेशन कर दो। तो यानी कि विशिष्ट गुण है उसके पास में, विशिष्ट डिग्री है उसके पास में, उसको विशिष्टता यानी कि उसने अर्जित की है। ये अभ्यास और प्रशिक्षण से अर्जित करता है। प्रशिक्षण के द्वारा जो एस्पेक्टर है उसको हासिल किया जाता है वातावरण के साथ मिलके। जैसे सिलाई मशीन के अंदर कपड़े सिलते, प्रत्येक आदमी कपड़े सिल सकता है क्या? नहीं सिल सकता ना। मशीन तो चला सकता है सामान्यतः, मैंने पहले भी बताया था सामान्य बुद्धि के अंदर। लेकिन प्रत्येक आदमी टेलर नहीं हो सकता। प्रत्येक अच्छा डॉक्टर, प्रत्येक अच्छा इंजीनियर, ये क्या चीज़ है? वैज्ञानिक। ये सारे के सारे एस्पेक्टर वाले होते हैं जिन्होंने उसके अंदर डिप्लोमा कर लिया, उसके अंदर और डिग्रियां कर ली वो चीज़ के अंदर। लेकिन इनकी आलोचना क्यों हुई? आलोचना इसलिए हुई कि विशिष्ट जैसे डॉक्टरों का एक समूह नहीं हो सकता। एस का मतलब स्पेशल, विशेष गुणों वाला एक के अंदर ही उन्होंने स्पीयरमैन ने तोल दिया कि विशेष गुणों वाले। क्या डॉक्टर के अंदर कंपाउंडर आ सकता है? क्या डॉक्टर के अंदर नर्स आ सकती है? डॉक्टर की क्वालिटी, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो पेट के होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंजेक्शन लगा सकते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं सिर्फ नाड़ी देख के और वो ऑपरेशन नहीं कर सकते और दवाई देते हैं। तो क्या इन सबको हम एक तराजू के अंदर ही तोल लेंगे? संभव नहीं है। क्या एक हवाई जहाज का जो पायलट है जरूरी है वो कार चला सके? क्या उनको सारों को अपने एक ड्राइवरी लाइन में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो इस बात से साबित होता है कि हम बुद्धि के अंदर अनेक प्रकार के विशिष्ट तत्व हो सकते हैं। इन्होंने एक ग्रुप बांट दिया जो कि गलत है। दूसरे विद्वानों ने इनकी आलोचना की। तो मैं अब दिखा देता हूं आपको यहां पर द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत या दो खंड सिद्धांत। इसको इंग्लैंड के विद्वान स्पीयरमैन ने दिया। कब दिया? 1904 ईस्वी में। कब दिया था? 1904 ईस्वी में। अब उसके बाद में बुद्धि के इन्होंने दो खंड बताए, दो तत्व बताए। कौन कौन से? एक तो सामान्य, कौन सा? सामान्य। दूसरा कौन सा? विशेष। विशेष को क्या कहा? एस, स्पेशल एबिलिटी, और जी को जनरल एबिलिटी। तो यानी कि सामान्य ये जो होता है ये जन्मजात होती हैं, गुण जो होते हैं वो जन्मजात गुण आते हैं आपके अंदर, बोलने के, चलने के, नाचने के, पढ़ने के, जो हम अनुवांशिकता से लेके अधिकतर जन्मजात। और जो विशेष जो अर्जित होते हैं, विशेष अर्जित वातावरण के साथ अभिक्रिया करके जो व्यक्ति सीखता है, स्पेशलाइजेशन लाता है बार बार अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा, उसको बोलते हैं विशेष या अर्जित। जैसे उदाहरण भी बताएं आपको, प्लेन उड़ाना पायलट, सिलाई करने वाला टेलर, और इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि। आलोचना क्यों की, कैसे की, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो ये सिद्धांत एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब अपने त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। स्पीयरमैन ने
जो द्विकारक सिद्धांत दिया उनकी खूब आलोचना हुई, तो उनके दिमाग के अंदर एक त्रिकारक सिद्धांत और आया जब उनकी आलोचना हुई। हालांकि थार्नडाइक ने इनके त्रिकारक सिद्धांत की भी आलोचना की। इन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। त्रिकारक सिद्धांत क्या है इसके बारे में आप समझिए। इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक सामान्य बुद्धि होती है और एक विशिष्ट बुद्धि होती है, और दोनों के मिश्रण से एक अलग बुद्धि और तैयार होती है, जैसे तार्किक बुद्धि, जैसे एक शाब्दिक बुद्धि, जैसे एक याददाश्त बुद्धि। यानी कि ऐसे गुण जो सामान्य के और विशिष्ट के दोनों के मिल जाएं और जिसके बिना काम नहीं चल सकता और जिसका स्वतंत्र तौर से कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी आदमी जब तक उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा किसी टेक्निकल काम करने के लिए, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए या दरी बनाने के लिए या कोई सिलाई सीखने के लिए, जब तक उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तब तक उसके अंदर विशिष्ट बुद्धि पैदा नहीं होगी। ये विशिष्ट बुद्धि नहीं है और सामान्य नहीं, उन दोनों के बीच का मिश्रण है। विशिष्ट और सामान्य दोनों के अंश लेके और तीसरी बुद्धि तैयार कर दी। तो अपने पढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत के बारे में, त्रिकारक या त्रितत्व या त्रिखंड सिद्धांत। स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि में एक और कारक भी होता है जो सामान्य योग्यता से अधिक और विशिष्ट योग्यता से निम्न। दूसरे शब्दों में दोनों योग्यता का मिश्रण जो होता है, दोनों योग्यताओं का जो मिश्रण होता है उसको जोड़ दिया जाता है और जिसको अपने ग्रुप योग्यता कह सकते हैं, जिसको त्रितत्व कहा गया है। जैसे यांत्रिक योग्यता, कौन सी? यांत्रिक, यंत्र के बारे में सीखना, मैकेनिकल का काम सीखना। शाब्दिक योग्यता, नए नए शब्दों का निर्माण करना, तर्क करना, शब्दों का भंडारण करना। संगीत, स्मृति, याददाश्त, बौद्धिक, तार्किकता आदि। मैंने उदाहरण इसलिए बताए हैं दोस्तों ताकि आपको उदाहरण के माध्यम से पता चल जाए कि ये अपने आप में कोई स्वतंत्र तौर से फैक्टर नहीं है, ये स्वतंत्र तौर से फैक्टर नहीं है। एक तरह के ऐसे गुण जिसके कारण विशिष्ट बुद्धि पैदा नहीं हो सकती। सामान्य और विशिष्ट के दोनों गुण ले लिए। मान लो किसी आदमी में जब तक कल्पना ही पैदा नहीं होगी, किसी चीज की जहाज उड़ाने की कल्पना पैदा नहीं होगी, जब तक वो जहाज नहीं उड़ा सकता, उसमें शौक पैदा नहीं होगी, है ना। जिसके पास के अंदर भाषण देने के लिए उसके पास में शब्दों का एक भरपूर जाल होना चाहिए, उसमें याद रखने के लिए वो शब्द होने चाहिए, तो वो नेता बन सकता है ना। तो उधर से उसने सामान्य गुण भी लिए और विशिष्ट गुण कि उसने स्पीच देना, दोनों चीजें आ गई ना उसके अंदर। तो यहां पर ये कहता है इन समूह का स्वतंत्र कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस समूह जो तत्व बताया इन्होंने, इसका कोई भी अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दोनों का जोड़ा और तीसरी चीज दे दी। थार्नडाइक ने इनकी आलोचना की और थार्नडाइक ने, आपको पता है हम कल इस सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिन्होंने सिद्धांत दिया थार्नडाइक ने, बहुत ही जबरदस्त बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, उनको पढ़ेंगे कल। बहुत सारे सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। आज हमने 3 सिद्धांतों के बारे में आपसे जिक्र किया। उम्मीद करते हैं आप इसके नोट्स बनाएंगे और आप लगातार बिंदास तरीके से पढ़ते रहेंगे, हिम्मत हौसले से। और इस बार रीट का पेपर पास करना है। MP वाले और जो UP वाले हैं, और स्थानीय लेवल पर जो अभी वैकेंसी निकलने वाली है, कैलेंडर बनने वाले हैं, कोरोना का युग समाप्त होने वाला है, तो आप लोग बुलंद हौसलों के साथ पढ़िए दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे और मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ लगा रहूँगा। धन्यवाद।